नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे ताइवान पर तनाव की। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर दोनों देशों के बीच तीखा तनाव पैदा हो गया है। मंगलवार को जब अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर ताइवान पहुंची तो अमेरिकी फाइटर जेट्स भी पीछे पीछे सुरक्षा में रवाना हुए। इससे नाराज चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य युद्ध अभ्यास करने का ऐलान कर दिया। चीन भड़का हुआ है। अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। नैन्सी के ताइवान दौरे पर और चीन की प्रतिक्रिया पर भारत सहित दुनिया के तमाम देशों की नज़र लगी हुई है। आज के कार्यक्रम में बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नैन्सी पेलोसी के दौरे पर चीन क्यों खफा है? क्या है नैन्सी पेलोसी के मायने? ताइवान पर क्यों है तनाव? ताइवान को लेकर क्या है अमेरिका का रुख? दुनिया के लिए क्यों जरूरी है ताइवान? क्या रूस और यूक्रेन की तरह चीन और ताइवान के बीच युद्ध की संभावना है? जाहिर सी बात है, ताइवान को लेकर चीन का रवैया कई सवालों को जन्म दे रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात ताइवान पर तनाव की करेंगे। अमेरिका और चीन के रुख को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, आपके स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राजेंद्र हर्षे जी भी मौजूद है। राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे अध्ययन और विदेश नीति ORF के उपाध्यक्ष हर्ष V पंत जी से। हर्ष जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत वीरेंद्र जी मैं आप ही से करूंगा। जो एक कूटनीतिक स्थिति उभर के दुनिया में आ रही है, खासतौर से अमेरिकी हाउस की जो स्पीकर ताइवान गई हैं और जिस तरह से चीन भड़का है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या फिर दुनिया एक यूक्रेन और रूस की तरह किसी तनाव को देख सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। पहली बात तो यूक्रेन से कंपैरिजन बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है और कोई एनालॉजी भी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। ताइवान, चाइना उसको हमेशा अपना हिस्सा बताता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे देश जी, इंक्लूडिंग अमेरिका, वो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं, माने कि ताइवान को चाइना का हिस्सा मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक स्ट्रेटजिक एम्बिवलेंस, एक कन्फ्यूजन रखा हुआ है। और जो अभी ये अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर गई हैं, तो पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी जा चुके हैं। स्पीकर गिंगरिच करीब 25 साल पहले गए थे। तो अमेरिका, और ये भी सोचने की बात है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ऐसा रिपोर्टों में पता चला है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने एडवाइस किया था कि नहीं जाएं, लेकिन वहाँ पे जो स्पीकर हैं वो इंडिपेंडेंट, अपना एक सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ले जाएंगे। तो खैर, उनकी तरफ से वो विज़िट हुई। तो एक ये जो है ज़बरदस्ती उलझाने वाली बात है जी। और चाइना की तरफ से भड़कना वो बिल्कुल लॉजिकल है, होना ही था, क्योंकि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बताता है जी। और अगर ताइवान में कोई ऐसा प्रोवोकेटिव एक्शन होगा तो उसको एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक मैसेजिंग के तौर पे जो है वो उनका प्रोटेस्ट, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। तो वो प्रोटेस्ट में क्या कर रहे हैं कि ताइवान के इर्द गिर्द जो है काफ़ी सारे मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे, रॉकेट फायरिंग करेंगे और ऐसा प्रोवोकेटिव करें, उनके अपने जहाज़ों को उसके आसपास ले जा रहे हैं। जो 20 किलोमीटर की दूरी है मैरीटाइम, उसको भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। तो हर तरीके से प्रोवोकेशन कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इसके बाद कोई युद्ध की स्थिति आने वाली है या कोई और हालत खराब होगी। जी, ये बात ठीक है कि सैन्य मामलों के जो जानकार हैं ज़्यादातर ये बात को कहते हैं कि युद्ध की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तनातनी देखने को मिलती है,
वो अपने में कई सवाल खड़े करती है, कई आशंकाएं पैदा करती है। राजेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं स्थिति को? क्योंकि चीन का जो रुख है, ऐसा नहीं है कि पहली बार, ठीक कहा वीरेंद्र जी ने, पहली बार अमेरिका के जो नेता ताइवान गए हैं तब भी चीन का रिएक्शन इस तरह का आया है, लेकिन इस बार चीन की भाषा, चीन की बोली, चीन की गतिविधियां कुछ सवाल खड़े कर रही हैं, कुछ आशंकाएं पैदा कर रही हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये बात है, मैं वीरेंद्र गुप्ता जी से पूरा सहमत हूँ कि ये ज़्यादा उससे भड़केगा नहीं कुछ, लेकिन ये जो हो रहा है वो बड़ा नाजुक क्षण में हो रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ शी पिंग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस अब मिलने जा रही है और उनका तीसरी टर्म के लिए वो प्रयास कर रहे हैं जी। तो उस वक्त अगर इस तरह का तनाव पैदा हुआ तो कुछ आक्रामक भाषा करके ही वो अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, ये जाहिर है। अगर वो कहने लगे कि नरमाई से कि हम ये भी टॉलरेट करेंगे तो पूरी चाइना की जो पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, ताइवान इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक चीन का सवाल है, उन्होंने हमेशा यही सोचा है कि ताइवान जल्दी से जल्दी चीन का हिस्सा बन जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका है जो समझता है कि देखिए, ताइवान हो, सिंगापुर हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, ये सारे अमेरिका के दृष्टि से अपने स्ट्रेटेजी के बहुत बड़े खंभे उस एरिया के हैं जी। तो तनाव तो दो महासत्ताओं का है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहाँ तक ये तनाव चलेगा, क्योंकि ताइवान ने भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाई है, इसको कहते हैं पिलो कार्बाइन स्ट्रैटेजी, जहाँ वो किसी भी तरह की वॉर होने नहीं देना चाहते। वो अमेरिका से हवाई जहाज आएंगे तो उससे लड़ेंगे, समुंदर में लड़ेंगे, लैंड में लड़ेंगे और सभी जगह लड़ेंगे। और ये सवाल केवल एक ताइवान एरिया से नहीं है, बल्कि सारा इंडो पैसिफिक रीजन भी इससे इन्वॉल्व है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है और इस तरह की अगर दो महासत्ता में लड़ाई जैसे स्थिति आ गई तो सारे दुनिया को खतरा बन सकता है, ये दोनों जानते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा था कि हाउस की स्पीकर जो है नैन्सी, उनका एक चरित्र ऐसा रहा है, उनका एक विचार ऐसा रहा है कि हमेशा उन्हें जनतंत्रवादी विचारों का समर्थन किया है। और अगर आपको याद है कि 1889 में जब टायनामेन स्क्वायर का इंसिडेंट हुआ था, तभी भी वो जनतंत्रवादी लोगों के साथ गई थी और उनका समर्थन उन्होंने वहाँ भी किया था। अच्छा, चाइना और ताइवान का जो तनाव है ये पहली बार नहीं है, 1980 में भी हुआ था, 84 में भी हुआ था, 90 के दशक में हुआ था, ये चौथी बार इस तरह से हो रहा है। तो ऐसे दोनों में नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन चाइना जानता है कि अमेरिका उसको सपोर्ट करने वाला वो ताइवान देश है जी। चाइना एक बहुत बड़ा ताइवान बहुत बड़ा पार्टनर भी है और इतनी बड़ी इकोनॉमी हो गई है उसकी, $786 बिलियन का उनका लेन देन, इतनी बड़ी इकोनॉमी है। और अमेरिका के साथ ट्रेड भी उनका बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। हर्ष पंत जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो विषय उभर के सामने आ रहा है, खासतौर से ताइवान को लेकर? अमेरिकी हाउस की जो स्पीकर वहां गई हैं, उसके बाद जो स्थितियां उभर के सामने आ रही हैं, चीन का भड़कना, अमेरिका की भी तलखी, आप कैसे देख रहे हैं पूरी स्थितियों को? जी देखिए, जो ताइवान इसमें हो रहा है और जो उसके इर्द गिर्द जिस तरह का ताना बाना बुना जा रहा है, ये बात सही है कि ऐसे एपिसोड्स पहले भी हो चुके हैं और ताइवान की वन चाइना पॉलिसी, देशों की वन चाइना पॉलिसी रही है, अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी रही है। लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा जी। आज का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है। अमेरिका आज पुशबैक कर रहा है चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ। चाइना अपने आप को राइजिंग पावर ना कहते हुए ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा है कि चाइना हैज अराइव्ड, कि चाइना एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर आ चुका है। जो शी जिनपिंग है वो अपनी थर्ड टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और वो एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क होगा उनके लिए। वो अपना नाम माओ और डेंग के साथ लिखवाना चाह रहे हैं। तो जो जिस तरह की संभावनाएं बन रही हैं ताइवान की चारों तरफ, अमेरिका और चीन के साथ जो कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है और जो जिस तरह की चीन जिस तरह के संकेत दे रहा है और जिस तरह से अपने आप को वैश्विक शक्ति के रूप में खड़ा करना चाह रहा है, उसमें अगर आप ये इसका तड़का लगा देते हैं ताइवान का, तब ये समस्या अपने आप में एक अलग रूप ले लेती है। 1980 में 1990 में जब ये क्राइसिस हुए थे तब दुनिया बहुत अलग थी। तब अमेरिका में, तब वेस्ट में, पश्चिमी देशों में ये नैरेटिव था कि चाइना हमारी तरह बन जाएगा,
कि चाइना को हमको ग्लोबली चाइना को इंटीग्रेट करना है ग्लोबल ऑर्डर में। आज नैरेटिव बदल चुका है। आज नैरेटिव है कि चाइना के खिलाफ पुशबैक करना है। आज चाइना का 1980 में 1990 में नैरेटिव था हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम उभर रहे हैं। आज चाइना कहता है मैं उभर गया हूं। तो जो समस्या है वो ये समस्या नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है या दूसरी बार हो रहा है। समस्या ये है कि आज का जो वातावरण है वो अलग है, और उस वातावरण में जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जब इस तरह के कोई क्राइसिस सिचुएशन पैदा होती है, तो उस क्राइसिस से मिसकैलकुलेशन का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। उस क्राइसिस से ये पता चलता है कि दुनिया का ध्रुवीकरण किस तरफ हो रहा है, और वो हम देख रहे हैं कि जो ताइवान है उसके चारों तरफ अमेरिका और जो चीन है वो अपने अपने मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं। चीन ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि चीन किसी भी तरह का ताइवान के साथ संबंध जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और उसके लिए कुछ रेड लाइंस ड्रॉ कर रहा है। अमेरिका उसके खिलाफ पुशबैक कर रहा है। बहुत कंसर्न थी इस बात को लेकर अमेरिका में, इंडो पैसिफिक में, खासकर हिंद प्रशांत में जो अमेरिका के और अलायंसेस हैं, पार्टनरशिप्स हैं, उनमें ये कंसर्न थी कि अमेरिका अगर पीछे हट गया इस बात की धमकी दी है चीन ने, खुली धमकी दी कि ये नहीं होना चाहिए और आग से नहीं खेलना चाहिए, और अगर अमेरिका पीछे हट जाता तो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, जो यूक्रेन के बाद, अफगानिस्तान के बाद ऑलरेडी चरमरा रही है, उसका क्या होता। तो वो जो एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव है इस मुद्दे को लेकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये बड़े मुद्दों की तरफ संकेत कर रहा है। ये एक आगे आने वाली चुनौती की तरफ संकेत कर रहा है, और एक जो अमेरिका और चीन के बीच में जिस तरह के संबंध उभर कर आ रहे हैं, उनको देखते हुए आगे आने वाले समय में जो शीत युद्ध है या वो शीत युद्ध न रहे, किस तरह के संबंध दोनों देशों के बीच में होते हैं, उसकी तरफ संकेत कर रहा है। तो पेलोसी की विजिट ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट इस रिलेशनशिप के लिए बना रहेगा, और दोनों ही साइड्स ने अपने आप को एक एक कॉर्नर में डाल दिया है। चीन ने अगर इस तरह के रेटोरिक इसका इस्तेमाल न किया होता तो शायद ये आसानी से मैनेज हो जाता, लेकिन उनकी अपनी परेशानियां, बिल्कुल अपने जी, बिल्कुल। जिस तरह दुनिया ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रही है वीरेंद्र जी, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, जिस तरफ इशारा हर्ष पंत जी ने किया। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति, उनके सामने भी अपनी एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, क्योंकि उन्हें तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। दूसरा, चीन को अपनी स्वायत्ता का जो उसका वन चाइना पॉलिसी है, उसका भी उसके सामने एक सवाल है। आप कैसे देखते हैं दोनों की जो कूटनीतिक गतिविधियां हैं या उकसावे वाली स्थिति रहती है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी की बात है जो कि हर्ष जी ने बोला, लेकिन ये समझना होगा कि जो ताइवान में जो क्राइसिस है जी इस वक्त में, वो उसका जो मेन मुद्दा ताइवान नहीं है। मेन मुद्दा है अमेरिका चाइना। जी, पिछली दफ़ा जो फ्लैश पॉइंट आया था नज़र, वो 90 की दशक में था, और उस वक्त में चाइना की पोजीशन बहुत डिफरेंट थी। उस वक्त अमेरिका का जो मेन एनिमी करके जो बनाते हैं एक नैरेटिव, वो रशिया था, सोवियत यूनियन, रशिया था। और चाइना का, इन लोगों को उम्मीद ये थी कि चाइना को अपनी तरफ मिलाएंगे। तो चाइना से ताइवान में फ्लैश पॉइंट ज़रूर था, बट चाइना वॉज अ फ्रेंडली कंट्री। टुडे फ़र्क हो गया है, वो नैरेटिव फ़र्क हो गया है। यूक्रेन में उलझे हुए हैं। अब किस वजह से, शायद अमेरिका को अपनी गलती महसूस होगी, क्योंकि रशिया चाइना का, अमेरिका का आजकल कोई खास जो है वो नंबर 1 एडवर्सरी नहीं रहा है। और कई सालों से चाइना उभर के आ गया है। चाइना इमर्जिंग पावर नहीं, चाइना ऑलरेडी अराइव नेशन है। चाइना इज़ अ सुपर पावर ऑलरेडी। और इस सिचुएशन में तो अब दोनों, जो चाइना अमेरिका का टेंशन है और जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो इस नैरेटिव पे डेवलप हो रहा है चारों तरफ में, और अमेरिका को अपना असर्ट करना है। अगर इंडो पैसिफिक एरिया में वो चाहते हैं कि उनकी साख बनी रहे, उनकी इन्फ्लुएंस बनी रहे, उनकी क्लाउट बनी रहे, तो वहाँ पे जाके वो बताना उनके लिए ज़रूरी है कि हम ताइवान के साथ में खड़े हुए हैं, दूसरे देशों के साथ में खड़े हुए हैं। और उसी तरीके से ऑन द सेम हैंड चाइना को भी बहुत ज़रूरी है कि करारा से करारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाएं। बट ऑब्जेक्शन उठाने के बाद में ये मालूम है कि चाइना और अमेरिका, आज जैसे यूक्रेन में भी अमेरिका रशिया के साथ नहीं लड़ाई कर रहा है जी, इसी तरह से अमेरिका और चाइना में लड़ाई नहीं होने वाली है जी।
जी। राजेंद्र जी, दो मुद्दे उभर के सामने आते हैं। एक तो चीन और ताइवान के बीच जो तकरार है, तनाव है, और अमेरिका और चाइना के बीच जो तनाव है। ताइवान और चाइना के बीच जो तनाव है, उसके पीछे वजह क्या है, क्या कारण है उसके पीछे, जो दोनों देशों के बीच तलखी देखने को मिलती है, टकराव देखने को मिलता है? और चीन और अमेरिका के बीच, ठीक है, ताइवान एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत कुछ है टकराव के लिए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे चीन और अमेरिका आमने सामने दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही है। एक तो बात ये कहनी पड़ेगी कि जहाँ तक चाइना और ताइवान का सवाल है, तो चाइना का इतिहास भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जहाँ उनको डच कॉलोनियलिज्म भी ताइवान में था, बाद में किंग डायनास्टी थी, बाद में जापानीज रूल था, और चाइनीज सिविल वार होने के बाद चांग काई शेक की वह ताइवान में गए और चलाना शुरू किया अपना रूल, और ताइवान अलग सा हो गया, उसको अमेरिका का सपोर्ट मिल गया। तो हमेशा चाइना की इच्छा ही रही है कि ताइवान फिर से चाइना का हिस्सा बन जाए। और इसमें हमेशा देखिए, जो हर्ष जी कह रहे थे वो सही है कि कॉन्टेक्स्ट हमेशा बदलता गया। पहले चाइना अपनी खुद की रिकॉग्निशन दुनिया में लेने के लिए बहुत प्रचार कर रहा था, और उसको 1971 में यूनाइटेड नेशंस में जगह मिल गई एक मेंबर की हैसियत से, और उसी के साथ साथ ताइवान री रिकॉग्नाइज होता गया। आज केवल 15 देश ऐसे हैं जो ताइवान को मानते हैं अब डी जूरे। दूसरी और एक बात जो कहना चाहता था कि हर तरह, जो दोनों प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि कॉन्टेक्स्ट बदला गया 80s में 90s में, और आज चाइना सचमुच ही एक महासत्ता बन गई है। तो इसमें थोड़ा सा डर भी रहता है कि ताइवान इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने जो दूसरा सवाल मुझसे किया था कि अमेरिका और चाइना का, तो उनमें तो संबंध का तनाव यानी दो, एक तरह से मैं समझता हूँ कि चाइना कंसिडर्स इट हैज़ अराइव्ड। एक वैश्विक महासत्ता अमेरिका है ही, मिलिट्री सुपर पावर, लेकिन चाइना भी उसका मुकाबला एशिया में करने के लिए पूरी तरह से समर्थ है, और हर तरह से चाइना एक्सपैंड कर रही है। इंडो पैसिफिक रीजन हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, जहाँ केनिया हो, डिजिबुती हो, सभी जगह चाइना ने अपने ऐसे क्लाइंट स्टेट बनाने का या डेट ट्रैप डालने का प्रयास शुरू कर दिया है। और जहाँ जहाँ अमेरिका हो वहाँ चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हो, चाहे अफ्रीका में, तो चाइना बहुत वर्चस्व प्राप्त कर चुका है। यूरोप में भी चाइना जाना चाहता है। एक तरह से रशिया को उकसाने के लिए भी चाइना ने बहुत प्रयास किया, यूक्रेन वॉर हो गई। तो चाइना एक अमेरिका के लिए बहुत चैलेंज बन के उभर आया है, इसमें कोई मुझे शक नहीं लगता। जाहिर सी बात है, चीन की जो विस्तारवादी सोच है वो दुनिया के तमाम देशों के लिए एक समस्या बन रही है, वैश्विक स्तर पर समस्या बन रही है। कई देशों के साथ चीन का टकराव नजर आता है। लेकिन हर्ष पंत जी, जब भी चीन के सामने ऐसी समस्या खड़ी होती है, या ताइवान को लेकर सवाल खड़ा होता है, या किसी और प्रांत को लेकर सवाल खड़ा होता है, तब चीन एक चीन नीति यानी वन चाइना पॉलिसी की बात करता है। आप कैसे देखते हैं? चीन वन चाइना पॉलिसी अपने संदर्भ में तो चाहता है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मामले में उसकी दृष्टि दूसरी रहती है। आप कैसे देखते हैं चीन की इस दृष्टि को? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, और खासकर भारत के संबंध में ये बात बिल्कुल जायज़ है कि हाँ, वन चाइना पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, वो वन इंडिया पॉलिसी तो फॉलो नहीं करता है। उनके पास अपने ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, और उन्होंने बड़ी स्मार्टली हम इस बात को एक्सप्लॉइट किया है। अब समस्या ये है कि जो हिस्टोरिकल जो एक ट्रेडिशन है, उसको आप एक ऐसे समय में बदलेंगे जिस समय ऑलरेडी बहुत सारी समस्याएं चीन के साथ चल रही हैं, तो वो दूसरे देशों की उसमें एक डिसएडवांटेज होती है। और उसमें हम अमेरिका के संदर्भ में अगर आप देखें, तो अभी जो उनकी वन चाइना पॉलिसी है, उसमें कितना स्ट्रगल वो कर रहे हैं कि उनको ताइवान को भी सपोर्ट करना है, उनको वन चाइना पॉलिसी भी मेंटेन करनी है। और अगर आप थ्योरेटिकली सोचें, तो थ्योरेटिकली जो मुद्दे जिसका आप पहले जिक्र कर रहे थे कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे अमेरिका और चीन के सामने हैं, ताइवान उतना बड़ा मुद्दा अमेरिका के पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन ताइवान क्योंकि उस मिक्स का एक हिस्सा है, तो इसीलिए चीन जब भी इस मुद्दे को उठाता है, अमेरिका के लिए परेशानी हो जाती है। और क्योंकि ताइवान एक डेमोक्रेसी, एक जनतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के तौर पर भी खड़ा हुआ है, तो अगर किसी तरह का वहां पर उस प्रणाली को हटाकर चीन उसको अपने अंदर समावेश करता है, अपने अंदर
यूज ऑफ फोर्स, यूनिलैटरल यूज ऑफ फोर्स के द्वारा स्टेटस को बदलता है, तो उसमें अमेरिका कांग्रेस, यूएस कांग्रेस के द्वारा प्रतिबद्ध है ताइवान के समर्थन के लिए। तो वो जो समस्या है वो दूसरे देशों के लिए बहुत ज्यादा है, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि हम वन चाइना पॉलिसी को भारत चैलेंज फ्रंटली नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ट्रेडिशनली उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन जिस तरह से चीन अग्रेसिव असर्टिवनेस दिखा रहा है, जिस तरह से चीन यूनिलैटरली स्टेटस को बदल रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, ईस्ट चाइना सी में हो, हिमालयन बॉर्डर में हो हमारे साथ, उसको देखते हुए जो एक पिछले कुछ सालों में बड़ा बदलाव आया है दुनिया में, कि वो चीन के खिलाफ पुशबैक स्ट्रांग हुआ है, और उससे चीन के लिए समस्या खड़ी हो सकती है आगे आने वाले समय में, अगर चीन ने अपनी जो डिप्लोमेटिक प्रणाली है उसको नहीं बदला। लेकिन ऐसा अभी लगता नहीं कि जिस तरह से शी जिनपिंग अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से वो अपना थर्ड टर्म में एंटर करेंगे, वो किसी भी तरह का नहीं चाहेंगे कि वो कहीं पर भी कमजोर नजर आए। और उसको छुपाने के लिए, और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि चीन की आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी नाजुक है। तो अगर आर्थिक, जो एक समय में अर्थव्यवस्था का चीन को बड़ा घमंड हुआ करता था, अगर वो समस्या थोड़ी ज्यादा वहां पे खराब हो रही है, तो नेशनलिज्म एक सहारा बन जाता है, हाइपर नेशनलिज्म सहारा बन जाता है, और वही चीन ने ताइवान के खिलाफ इस्तेमाल चीन करता रहा है और करता रहेगा। और शी जिनपिंग के लिए खासकर अगले कुछ महीनों में ये मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जहां तक वन चाइना पॉलिसी की बात है, वन चाइना पॉलिसी चीन चाहता है दूसरे देश वन चाइना पॉलिसी को स्ट्रिक्टली अडियर करें, और हमने भी भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा, चीन बार बार इस बात को उठाता रहा है। लेकिन जहां तक रिस्पेक्ट की बात है, दूसरे देशों की सेंसिटिविटीज की बात है, उसको चीन नहीं रिस्पेक्ट करता। और ये बात भारत ने बड़ी स्पष्ट तरीके से करी है पिछले कुछ महीनों में, गलवान के बाद खासकर, कि अगर भारत की सेंसिटिविटीज की, भारत की इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट चीन नहीं करेगा, तो ये जो संबंध है कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो पाएंगे, और बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो बना रहेगा, और बाकी जो हमारे संबंध जिस तरह से पिछले कुछ सालों में बिगड़े हैं, उनको सुधरने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा देश अब रेसिप्रोसिटी पर फोकस कर रहे हैं, और भारत ने भी रेसिप्रोसिटी पर ही फोकस किया है। जी वीरेंद्र जी, अब सवाल ये आता है कि भारत के संबंध जो हैं वो चीन के साथ भी जो रहे हैं वो सबके सामने हैं, जिस तरह से सीमा पर तनाव भी देखने को मिलता है, और चीन भारत के साथ एक रिश्ते की बात भी करता है, भारत भी शांति के साथ रिश्ते की बात करता है। लेकिन ताइवान के साथ भी भारत के जो रिश्ते रहे हैं, खास तौर से जब भी भारत ने अपने प्रतिनिधियों को ताइवान के साथ संबंध बनाने के लिए आगे किया है, चीन भड़का है। ताइवान भारत के लिए कितना जरूरी है? चीन, ताइवान और भारत, इस संबंध को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सही फरमाया कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में बहुत टकराव आया है, और हम लोगों ने शुरू में इस बात की उम्मीद करी कि हम चाइना को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ राइजिंग पावर, चाइना हमको भी एक्सेप्ट करेगा उस तरह से। चाइना ने ऐसा कुछ रेसिप्रोसिटी नहीं दिखाई। चाइना हमको कोई भी लेजिटिमेट रोल देने के लिए तैयार नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप समझें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो हमारी ख्वाहिश है परमानेंट मेंबरशिप की, उसके लिए जो एक कंट्री सबसे रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिवली काम कर रहा है, वो है चाइना। तो मैं बहुत सारे मुद्दे हैं, उनमें नहीं जाना चाहता हूँ। मोटी बात यह है कि बॉर्डर पे क्लैशेस हुए, और अब जो है एक आम तौर पे इंडिया में एक्सेप्टेंस है कि चाइना इज़ नॉट अ फ्रेंडली कंट्री, चाइना इज़ एन एडवर्सरी नेशन। जी, तो चाइना एडवर्सरी नेशन है, तो हमको चाइना के खिलाफ लेवरेजेस को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमने तिब्बत का मामला ड्रॉप कर दिया, हमने ताइवान का मामला ड्रॉप कर दिया, हमने सब चीज़ों को ड्रॉप कर दिया। चाइना बल्कि हमारे यहाँ पीओके में CPEC बनाता है, पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है। तो हमें अब ये ज़रूरत है कि पिछले कुछ सालों में हमने ताइवान से रिलेशनशिप इम्प्रूव करी है, इकोनॉमिकली भी बहुत ज़रूरी है। ताइवान, आपको मालूम है, सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा 80-90% जो है वो चिप्स वहीं बनते हैं। तो हमको बहुत ज़रूरत है ताइवान से, और हमारे को उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ताइवानीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सकता है। तो चाइना को साथ में रखते हुए अब हमको अपने लेवरेजेस ढूंढने हैं। जी, अपने हितों का भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। अपने हितों का ख्याल करते हुए। राजेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्योंकि ताइवान को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो चीन की हरकतें, मैं कहूं, खासतौर से सुरक्षा परिषद की बात हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, जिस तरह से भारत के प्रति चीन का एक रुख रहा है, उसने कई बार सवाल खड़े किए हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि जहां तक अरुणाचल प्रदेश का सवाल है, हमें बोलना चाहिए दुनिया में।
गालवान वैली का समाज है, बोलना चाहिए। उसी तरह कश्मीर के संबंध में भी हमेशा अपना हक हमें अदा करना चाहिए, बोलना चाहिए दुनिया के फोरम से। और दूसरी बात है, कहीं चाइना हमें विरोध करे इस मामलों में या पाकिस्तान के साथ जाए, क्योंकि मेरा हमेशा शक ये लगता है मुझे कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी बना के भारत के साथ चाइना लड़ता रहता है। तो इसलिए चाइना जब हमें सब जगह ब्लॉक कर रहा है, चाहे वो परमानेंट सीट हो न्यूक्लियर यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हो, तो कहीं ना कहीं हमें काउंटर करने के बारे में सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ ज़्यादा अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। और सारे देश, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और सारे देश जो चीन का विरोध करते हैं, उससे हमें लीवरेज मिलेगा। ताइवान से भी रिश्ता जोड़ के हमें लीवरेज मिलेगा, सेमीकंडक्टर्स भी मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को सोचते हुए हमें अपने अलायंसेस और ये पार्टनर्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि भारत जो तनाव ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच है, उस पर भारत की भी निगाहें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के भी अपने कंसर्न हैं। बहरहाल दुनिया की नज़रें इस समय अमेरिका, चीन और ताइवान को लेकर जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई है उस पर लगी हुई है। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।